हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम आयर पे होता है हर रोज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है ना। तो डेली हम द हिंदू को एनालाइज करते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू के एनालिसिस से। चलिए, सबसे पहले एससी हॉल्ट एविक्शन ड्राइव इन जहांगीरपुरी के अंदर एविक्शन हो रही थी। एविक्शन मतलब हटाया जा रहा था। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रोक दिया। हॉल्ट का मतलब रोक देना, स्टॉप कर दिया। ठीक है ना। हॉल्ट का मतलब स्टॉप कर देना। तो पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ट्वाइस ऑन वेनसडे टू पॉज द एडवांसमेंट ऑफ बुलडोजर्स इन दिल्ली जहांगीरपुरी फॉर एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बट नॉट बिफोर। इंक्रोचमेंट मतलब जब गवर्नमेंट कहती है कि मेरी गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर कुछ बना दिया जाता है। ठीक है ना। सरकार की ज़मीन पे कुछ बना दिया जाता है या किसी और की ज़मीन पे भी कुछ बना दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि इंक्रोचमेंट कर दिया। ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, उनका घर, उनकी ज़मीन इतनी होती है तो वो जो अपना घर है वो यहाँ पे तो बना देते हैं, बट ये वाला एरिया जो सरकार का है किसी और का, वहाँ पे भी उसको भी ले लेते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, इंक्रोचमेंट। ठीक है ना। तो ये हो रहा था। एंड शॉप्स लाइनिंग द एरिया दैट विटनेस्ड अ कम्युनल क्लैश। तो जहाँ पे कम्युनल क्लैश हुआ था वहाँ पे ये जो ऐसा ज़मीन, जो गवर्नमेंट की ज़मीन इन्होंने दबाई हुई थी, उसको उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिए गए। और क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि बुलडोज़र इसलिए चलाया जा रहा है, डिमोलिशन वॉज अनऑथराइज एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी भाई? अगर गवर्नमेंट का लैंड पे कोई कब्जा करा तो अनऑथराइज कैसे होगी? क्योंकि उन्होंने कहा लॉ सेज देयर शुड बी 15 days प्रायर नोटिस एंड अ राइट टू अपील। राइट टू अपील मतलब कोर्ट में जाने की भी राइट है। ठीक है। ठीक है। और मतलब सुनने, वो अपनी सुनवाई करवा सकते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए इंक्रोचमेंट। तो 15 days का नोटिस यहाँ पे नहीं दिया गया, नंबर वन। और और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीज़ है ना, कि जहाँ जहाँ पर भी राइट्स होते हैं वहाँ वहाँ पर उन एरिया में जो इंक्रोचमेंट होती है गवर्नमेंट वो हटा देती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 15 days का नोटिस देना इंपॉर्टेंट है। तो जगह का नाम नोट कर लीजिए। ठीक है ना। और बस कि 15 days का नोटिस नहीं दिया था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर दिया। ठीक है ना। पीएम अनाउंसेस वीज़ाज फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक मिनट, ज़्यादा जूम आउट हो गया। पीएम अनाउंसेस पीएम अनाउंसेस वीज़ा फॉर आयुष थेरेपी। ठीक है ना। आयुष थेरेपी के लिए वीज़ा अनाउंस कर दिया। तो ये पढ़ लेते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट अ स्पेशल वीज़ा कैटेगरी वुड बी क्रिएटेड सून फॉर दोज हु वांट टू ट्रैवल टू द कंट्री टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ आयुष थेरेपीज। हील इन इंडिया, क्या बोला है इसको, आयुष थेरेपी। पीएम अनाउंसेस, ये तो हम नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे तुम, हील इन इंडिया। क्या नाम दिया इसको, हील इन इंडिया। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, could become a big brand for this decade, and wellness centers based on Ayurveda, Unani, Siddha and such traditional practices could be very popular and attract people from across the world. ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा हमारा। और कल किसी बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा कि दी मुझे 2.5 आवर्स लग जाते हैं नोट्स बनाने में। ऐसे कौन से नोट्स बनाते हो भाई तुम? मतलब कोई सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाने, बस फटाफट से स्पीडली लिखना होता है। ठीक है ना। यहाँ पे कोई मतलब अच्छे वो नहीं कर रहे कुछ भी। मिस्टर मोदी वो इनागोरेटेड, ये हमें पता है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इन गांधीनगर। ठीक है ना। और जामनगर के अंदर, अच्छा ये नया है, ये नया है कि एक समिट भी हुई। ठीक है ना। कहाँ पे हुई, गांधीनगर में। और जामनगर में तो ट्रेडिशनल सेंटर ही इनेगोरेट किया गया। ठीक है ना। हील इन इंडिया नाम दिया जा रहा है। और आयुष थेरेपी पे वीज़ाज मतलब बाहर से लोग आएंगे और वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो इंडिया के हैं वो कर पाएंगे। ठीक है ना। केरला प्रमोट, हेल्प केरला प्रमोट टूरिज्म। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थी केरला में बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज हुआ है। ही हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद जुगनौथ ऑन द साइडलाइंस ऑफ समिट। जुगनौथ कौन है, ये मुझे बता सकता है? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं जिनका नाम क्या है, परविंद कुमार जुगनौथ। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमारे 3-4 पॉइंट्स हो गए, वो नोट कर लिए। अब कल मैम ने एक्स्ट्राडिशन का मतलब समझाया था। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ये जो भाई साहब है विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या मैं आपको बताती हूँ। ये जो भाई साहब थे, ये यूएसए के अंदर इन्होंने क्राइम कमिट किया। ठीक है। और फिर ये भाग रहे हैं अब दूसरी कंट्रीज़ में और कह रहे हैं मुझे बताओ यूएसए से। ठीक है ना। तो मतलब ये
और यूएसए कह रहा है, अब ये यूके के अंदर है तो यूएसए यूके को कह रहा है कि इस व्यक्ति को मुझे दे दो, मुझे इसके अगेंस्ट केस चलाना है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्राडिशन होता है, और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज भी होती है कंट्रीज़ के बीच में कि अगर कोई हमारी कंट्री से क्राइम करके आपकी कंट्री में आ जाता है तो आप हमें वापस देंगे, और ऐसे ही उल्टा होता है तो हम आपको वापस देंगे वो बंदा। तो पढ़ लेते हैं। द यूके कोर्ट ऑन वेडनेसडे इशूड अ फॉर्मल ऑर्डर टू एक्स्ट्राडेट WikiLeaks founder Julian Assange to the US to face trial over the publication of secret files relating to Iraq and Afghanistan wars। अभी हमने एडिटोरियल पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में, अभी इसी न्यूज़पेपर में, तो उसमें और पढ़ेंगे। तो अब ये यूके के अंदर है, तो ये यूएस से वापस जाएंगे, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। द डिसीजन नाउ रेस्ट विद इंटीरियर मिनिस्टर प्रीति पटेल, दो मिस्टर असांज में स्टिल अपील विद इन 14 days ऑफ द डिसीजन, ठीक है। लॉन्ग रनिंग लीगल सागा इन द यूके कोर्ट्स क्लोजर टू अ कंक्लूजन। द केस हैज बिकम अ कॉज सेलिब्री फॉर मीडिया फ्रीडम विद असांज सपोर्टर्स अक्यूजिंग वॉशिंगटन ऑफ ट्राइंग टू मजल रिपोर्टिंग ऑफ लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है ना। तो हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है ये वाले पॉइंट से, बट ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि यूके के अंदर है, यूके के कोर्ट ने कर दिया। अब देखते हैं ये अपील फाइल कर देते होते हैं वैसे और बच जाते होते हैं, अभी तक तो ये ऐसे ही बचते आ रहे हैं, ठीक है। इनका नाम विकीलीक्स के फाउंडर, ठीक है। यहाँ पे दोबारा दिखा दूँ तुम्हें, यार देखो फटाफट से ना साथ साथ नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने तुम्हें एनालिसिस करा दिया, पहले तुम एनालिसिस सुन रहे हो, ठीक है, फिर तुम दोबारा से नोट्स बनाने के लिए एनालिसिस सुन रहे हो, फिर तो 2 क्या 3-4 घंटे लगेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना है यहाँ पे, कोई बाइबल नहीं लिखनी है, ठीक है। सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे नोट कर लो नाम, अगर मैं भी साथ साथ बनाऊंगी तुम्हारे नोट्स तो कोई चिंता नहीं। जूलियन क्या लिखना है, जूलियन असांज। अब तुम पूरा का पूरा न्यूज़पेपर नोट करने लग जाओगे तो उसमें क्या कर लेती हूँ, विकीलीक्स फाउंडर, ठीक है, फटाफट से लिखना है ऐसा गंदी गंदी हैंड राइटिंग में, ठीक है। और क्या, ठीक है। और ये अभी कहाँ पे, एक्स्ट्राडिशन, ठीक है, यूके से एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन यूके ऑर्डर्स एक्स्ट्राडिशन, ठीक है ना। क्या किया था इन्होंने, अफगानिस्तान एंड ईरान, ऐसे बिल्कुल, अफगानिस्तान ईरान सीक्रेट फाइल्स लीक्ड, बस सिंपल। देखो यहाँ पे पूरा ग्रामर और ये सब कुछ लिखने बैठ जाओगे, सेंटेंस बनाओगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नोट्स बनाओगे, फिर तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। इतना टाइम हमारे पास है नहीं, टाइम क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो प्रिपेयर करने हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, ठीक है। अरुणाचल असम टू फॉर्म पैनल्स टू सॉल्व बॉर्डर रो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि असम और कौन सी स्टेट के अंदर बॉर्डर इश्यूज अभी सॉल्व हुए, मेघालय के अंदर, मतलब अभी भी बहुत पड़े हैं बट बहुत सॉल्व भी हो गए, ठीक है। तो अब अरुणाचल और असम का स्टार्ट हो रहा है। अरुणाचल एंड असम हैव डिसाइडेड टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़, तो हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ फॉर्म कर दिए किसने, अरुणाचल और असम ने। तो ये नोट करना है बस। क्या लिखोगे तुम, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखो, अरुणाचल असम फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज टू सॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट्स, सिंपल, ठीक है। द मॉडल अडॉप्टेड एट द मीटिंग बिटवीन असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एंड अरुणाचल काउंटरपार्ट पेमा खांडू, इनके नाम नोट कर लो। अब क्या करोगे, असम CM सो एंड सो, ठीक है, अरुणाचल CM सो एंड सो, ठीक है। प्रदेश तो तुम्हें पता ही है ना। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, ऐसे पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। द सोल्यूशन वुड बी बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे सोल्यूशन बेस्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज जो बन रही है वो सोल्यूशन जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो किस बेसिस पे सॉल्व होगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एथनिसिटी, कॉन्टिग्यूटी, पीपल्स विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब ये चारों पॉइंट तुमने लिख लेने हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन बेस्ड ऑन, ये मैं इसलिए बता रही हूँ सोल्यूशन बेस्ड ऑन, अब पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखोगे ना तुम, बस ये सारी चीज़ें लिख दी, लिखो, और तेज़ तेज़ लिखना है, स्पीड से लिखना है। जब हम स्कूल जाते होते थे तो टीचर बोर्ड पे लिखती थी, और तब ये वाइट बोर्ड नहीं होते, चौक से लिखती थी, फटाफट नोट करना होता था, नहीं तो मिस हो जाता, वेट नहीं करती थी वो, स्पीड बनाओ। द 2 states हैव अबाउट 1200 डिस्प्यूटेड स्पॉट्स, ठीक है ना, 1200 डिस्प्यूटेड स्पॉट्स, ये लिखना है। अब तुम पूरा लिखने बैठ जाओगे, 2 states हैव डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट तो लिख दिया ना पहले ही, ठीक है ना। 1200 हैव अराउंड अबाउट 1200 डिस्प्यूटेड स्पॉट, 804 किलोमीटर की बाउंड्री है, ठीक है ना। द डिस्प्यूट डेट बैक टू द क्रिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन 1972, ठीक है ना। डिस्प्यूट डेट्स बैक, ये पूरा लिख सकते हो, अरुणाचल AP 1972, ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ AP 1972, ठीक है, कूल।
मैं ना तुम्हारे ना वर्कशॉप लेती हूँ, एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें तुम्हें नोट्स बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना, तब आएंगे तुम्हें नोट्स बनाने। ऐसे लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने, टीचर थोड़ा चेक करेगी यहाँ पे। तुम मेरे साथ नोट्स ना टेलीग्राम पे शेयर करो, मैं देखना चाहती हूँ कैसे नोट्स बना रहे हो, कितना टाइम चाहिए। सी में इन्यूंडेट मैनी सिटीज़ बाय 2050। जो सी है मतलब आज जहाँ पे शहर है अभी वहाँ पे शायद सी आ जाएगा बाय 2050। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई है हमें पहले तो ये पता चाहिए। एज पर अ स्टडी बाय RMSI नोएडा बेस्ड, क्या नाम है इस कंपनी का, RMSI स्टडी बाय RMSI नोएडा बेस्ड IT कंसल्टिंग फर्म, ठीक है, कंसल्टिंग भी नहीं रखना की जरूरत, IT फर्म लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑन इंटरगवर्नमेंट IPCC रिपोर्ट्स फॉर की coastal cities for IPCC reports for key coastal cities due to the rising sea levels by 2050 a significant number of population property infrastructure, ठीक है ना, number of by 2050 significant property population, ठीक है ना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से सिटीज़ में, कोची, थिरुवनंतपुरम अलॉन्ग विद 4 अदर सिटीज़, मुंबई, चेन्नई, विजाग, मैंगलुरु विल बी अंडर वाटर। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी फर्म ने सर्वे किया, ठीक है ना, कौन कौन से सिटीज़ के अंदर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम नोट करेंगे। द IPCC असेसमेंट रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट इंडिया सी लेवल विल राइज सिग्निफिकेंटली बाय 2050। सी लेवल राइज इन द नॉर्थ इंडियन ओशन ऑकर्ड एट अ रेट ऑफ दिस ये नोट कर लो, from so and so and has accelerated to this from so and so, ये भी important है। Based on inundation it conducted on analysis of identify the number of buildings, तो इन्होंने बताया कितनी बिल्डिंग कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो लोगों के सी साइड सी फेसिंग हाउसेज हैं शायद वो भी अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे समझ। बिहार बीजेपी टू मार्क कुंवर सिंह जयंती एज अ ग्रैंड इवेंट। अब हमें पता होना कुंवर सिंह कौन थे, ठीक है। एमिड कॉन्टिन्यूस बाइज इन पॉलिटिकल सर्कल्स दैट बिहार चीफ मिनिस्टर विल बी सून रिप्लेस्ड बाय बीजेपी लीडर, द पार्टी हैज प्लान टू ऑर्गेनाइज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 1857 अपराइजिंग हीरो वीर कुंवर सिंह ऑन April 23। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वीर कुंवर सिंह की बर्थ एनिवर्सरी। Jagdishpur at Jagdishpur in Bhojpur as grand event as a part of Centre's Azadi का अमृत महोत्सव प्रोग्राम टू सेलिब्रेट 75 years of independence। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको पता है जहाँ पे भी आप जाते हो बहुत जगह, अब पूरी कंट्री के अंदर हम बहुत जगह देखते हैं 75 years सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा होता है। उसका मतलब क्या है कि हमें 75 years हो गए, इंडिपेंडेंट हुए और हम वो सेलिब्रेट करें, और ये इवेंट भी उसका ही पार्ट है। हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, ये लिखोगे, वीर कुंवर सिंह की क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी। कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, भोजपुर, ठीक है, कहाँ पर, जगदीशपुर इन भोजपुर, ठीक है, ऐसे नोट करना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, महोत्सव के स्पेलिंग गलत लिख दिए, महोत्सव, ठीक है। अब ये हमें पता है 75 years इंडिपेंडेंट। अब ये कौन थे, हु वॉज वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह हैड प्लेड अ की रोल इन अपराइजिंग ऑफ 1857, की रोल इन अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है, इन अप्रैल। चलिए आगे। In April 1966, a commemorative stamp was issued to honor him and university was established in 1922 in Bhojpur in his name, ठीक है ना, ये भी नोट कर लो, ठीक है। द इवेंट इज सेट टू बिलोंगिंग टू अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, अब यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा जिसमें 75,000 नेशनल फ्लैग्स ऑन दैट डे होस्ट करे जाएंगे, वेविंग 75, ये भी नोट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद पॉलिटिकल, और ये भी कहा जा रहा है कि मे प्रोजेक्ट मिस्टर राय द पार्टी MP फ्रॉम उदयपुर एज मिस्टर कुमार लाइकली रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल जाएगा, ये भी नोट करने की जरूरत नहीं, बाकी जितने हमें फैक्ट्स इकट्ठे हुए हैं वो हम नोट कर लेंगे। क्लियर है इस बात पे, कोई शक बताओ, कोई शक, ठीक है।
अब हमारे जो DRDO वाले हैं या इसरो वालों ने, ठीक है, बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मार्स विद स्पेस ब्रिक्स, तो स्पेस ब्रिक्स बनाई हैं, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसरो की तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सही, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc हैज़ डेवलप्ड अ वे टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम मार्टिन सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया, ठीक है ना, किससे, ठीक है, तो किसने, एंड IISc डेवलप्ड ब्रिक्स फ्रॉम मेरा आज नेट थोड़ा वीक हो गया है, मार्टियन सॉइल, ठीक है ना, मार्टियन सॉइल, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड, ठीक है, दीज स्पेस ब्रिक्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन मार्स दैट कुड फैसिलिटेट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द रेड प्लैनेट, ठीक है ना, कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ऑन मार्स, ठीक है, ये यहाँ पे यही नोट करना है। द रिसर्च वॉज पब्लिश इन द पीर रिव्यूड ओपन एक्सेस साइंटिफिक जर्नल प्लॉसॉन, तो ये भी नोट कर लेंगे, रिसर्च पब्लिश्ड इन जर्नल, कौन सा जर्नल है, प्लॉसॉन, ठीक है ना। द टीम फर्स्ट मेड द स्लरी बाय मिक्सिंग मार्टिन विद गुआर गम, अ बैक्टीरियम कॉल्ड Sporosacina pasteurii, urea and nickel chloride. This slurry can be poured into molds of any desired shape, and over a few days the bacteria convert the urea into crystals of calcium carbonate. These crystals, along with biopolymers secreted by the microbes, act as a cement holding the soil particles together, stated the release. In the past, the team had made bricks out of lunar soil using a similar method, ठीक है ना, तो मेथड भी इन्होंने समझा दिया, वैसे मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। गिव प्रायोरिटी टू टिल्टिंग ट्रेन्स नॉट केरल, तो केरल क्या है, केरल ना केरला के अंदर बहुत ज़्यादा इसका डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर एरिया से लेके एक पर्टिकुलर एरिया को ये ज्वाइन करने के लिए रेल लेकर आई जा रही है, जिससे कि ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनके लैंड एक्वायर होंगे, जो लैंड एक्वायर होगा जो वो नहीं चाहते कि एक्वायर हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या कह रहे हैं ये पढ़ लेते हैं अब यहाँ पर, ये टिल्टेड ट्रेन, वो कहते हैं ये टिल्टेड ले आओ, यार इसमें तो बैठने में ही डर लगेगा, मतलब ऐसे टेढ़ी ट्रेन होगी, ये कहाँ पे चलाई हुई है, इन्होंने लिखा नहीं हुआ कहाँ की है ये, मतलब ऐसे टेढ़ी ट्रेन होगी, मतलब लोग बैठे होंगे और टेढ़ी ट्रेन होगी, ये कार बॉडी है, एयर स्प्रिंग, टिल्टिंग, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। केरला हैज़ 3 मेन चॉइसेस बिफोर इट इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ स्पीडी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू इंश्योर फास्टर कम्यूट्स फॉर इट्स बर्जियोनिंग मतलब इंक्रीजिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है बर्जियोनिंग, सभी नोट करेंगे, बर्जियोनिंग, ठीक है, बर्जियोनिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, क्लियर है कब, ठीक है ना। बर्जियोनिंग पॉपुलेशन, तो केरला की बर्जियोनिंग पॉपुलेशन एंड टेरिफ रिक्वायरमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जिससे कि स्पीड बढ़ जाए, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं स्टेट शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, तो वो कह रहे हैं कि स्टेट को पॉसिबल टिल्टिंग ट्रेन विच हैव अ मैकेनिज्म इनेबलिंग हायर स्पीड ऑन रेगुलर broad gauge tracks tilt while negotiating a bend or curve on the track just as a motorbike or a wind, तो वो कहते हैं कि अगर ट्रेन भी है, क्या देखो वहाँ पे मे बी कर्व्स, मुझे लग रहा है ऐसे कि वहाँ पे कर्व्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो कर्व्स कम करने के लिए वो कहते हैं टिल्टेड ट्रेन के अंदर जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, कितने 20-30% से, या फिर स्टेट कैन स्ट्रेटन द कर्व्स इन द एग्जिस्टिंग लाइन्स, तब स्पीड बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन इज द स्टेट कैन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डेडिकेटेड लाइन ऑन ब्रॉड गॉज फॉर रनिंग हाई स्पीड ट्रेन, तो ये कर सकते हैं, ये इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, इसमें से अभी नोट कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जिस दिन टिल्टेड ट्रेन अगर ले आए तो फिर हमें समझना पड़ेगा कैसे चलेगी। चलो भाई, आज के एडिटोरियल्स थोड़े लंबे होने वाले हैं, बट हमें पढ़ने तो पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोटबुक निकालो, ये थोड़ा लिख कर पढ़ लोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमें पता है क्रिमिनल बिल जो था, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जो है वो पास हो गया, तो सभी बच्चे अच्छे बच्चों की तरह इसका नाम नोट कर लेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इतनी बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, शायद ये लास्ट एडिटोरियल होगा तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। द एक्ट ऑथोराइजेज द पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज टू टेक मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्विक्ट्स एंड अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स एंड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। कॉन्विक्ट्स कौन होते हैं,
जल्दी से बता दो मुझे, मतलब इन द चार्ट सेक्शन कॉन्विक्ट्स क्या होता है, इतनी बार बता। कॉन्विक्ट्स मतलब proved that this person has committed the offense, the crime। ये प्रूव हो चुका है कि इसने ही क्राइम कमिट किया है। ये जो हाथी है जिसके मुंह में लोटस है, इसने ही क्राइम कमिट किया है, ये प्रूव हो गया है कोर्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्विक्ट। ठीक है ना। और जिसका प्रूव नहीं हुआ है अभी पर शक है उस पर, तो उसको क्या बोलेंगे, अक्यूज्ड। क्या बोलेंगे, अक्यूज्ड। तो किसके यहाँ पर वो किसके मेजरमेंट्स ले सकते हैं, कॉन्विक्ट्स के एंड अदर्स के। ठीक है ना। फॉर द आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके अंदर उसका ब्लड लेंगे, या रेप हो गया तो उसके अंदर बहुत चीज़ें कि फिंगरप्रिंट्स लेंगे, सब बहुत चीज़ें होती है। ठीक है ना। द एक्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। द एक्ट सीक्स टू रिपील। रिपील का मतलब होता है रिप्लेस, रिपील का मतलब होता है रिप्लेस। क्या होता है, रिपील का मतलब रिप्लेस। द एक्ट सीक्स टू रिपील आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। जल्दी से लिख लीजिए आइडेंटिफिकेशन। मैं अब तुम्हारे साथ साथ पता है क्यों लिख रही हूँ, जब से कल से मैंने पढ़ा है ना कि 2.5 घंटे लेते हो तुम, तो मैं भी तुम्हारे साथ लिख रही हूँ कि यार इतना टाइम तो लिखना, लिख लो, फटाफट लिखना है स्पीड से, ऐसे आई पे ही ना होना, भी स्पीड बढ़ाओ। While the scope of the measurements in the IPA was limited, the Act now includes physical measurements such as finger impressions, palm print, footprint impressions, photographs, iris and retina scans, biological samples and their analysis, behavior attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or 53A of Code of Criminal Procedure। तो वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें 53 या A या 53 ऑफ CRPC के अंदर, जो कि प्रोसीजर, क्राइम को कैसे सब कुछ करना है वो प्रोसीजर डिफाइन करता है, उसका अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। द CRPC प्रोवाइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर विच इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, सीमेन, swabs in the case of sexual offenses, sputum and sweat, हेयर सैम्पल्स, फिंगरनेल क्लिपिंग्स यूजिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। तो ये सब कुछ जो है वो CRPC एग्जामिनेशन अलाउ करता है। सिमिलरली सेक्शन 311A ऑफ CRPC empowers the magistrate to direct any person including an accused person to give a specimen signature or handwriting for the purpose of any investigation। ठीक है ना। कोई क्राइम किया है उसके अंदर हैंडराइटिंग से रिलेटेड कुछ है तो उसका फॉरेंसिक भी होता है, मतलब एक रिपोर्ट आती है। मुझे याद है मैंने एक केस किया था जिसके अंदर मतलब वो सिग्नेचर्स नहीं, सारी गेम पलट गई थी। तो ये वो कहते हैं कि अलाउड है ऑलरेडी, बट बहुत चीज़ें ऐड भी हो गई, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। Now, modern techniques of identification such as iris and retina scan, thus the Act does not empower the enforcement agencies additionally but only explicitly provides for various measurements and includes the use of latest scientific techniques। तो वो कहते हैं कि बहुत चीज़ें पहले से दी हुई थी बट अब कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करने की परमिशन दी गई है। अब यहाँ से कुछ नोट कर लें। 41st रिपोर्ट 1968 लॉ कमीशन की 41st रिपोर्ट 1968, ये हम नोट करेंगे। Consider the necessity of physical examination of the arrested person for an effective investigation। ठीक है ना। वो कहते हैं कि 41st जो रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या कहा था कि इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो नेसेसरी है। ठीक है ना। विदाउट ऑफेंडिंग आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। ठीक है। देखिए अब आर्टिकल 23 क्या कहता है कि कोई भी मतलब कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने, ये हम फोर्स नहीं कर सकते। बट कोर्ट ने फिर क्या कहा, कोर्ट ने बड़े ही हमारे केसेस के अंदर बहुत क्लियरली, हमारा जो केस आया स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू, इसके अंदर हेल्ड दैट द पर्सन इन कस्टडी गिविंग हिज स्पेसिमेन हैंड राइटिंग और सिग्नेचर और इंप्रेशन ऑफ हिज थंब, फिंगर, पाम और फुट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन टू बी अ विटनेस अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। वो कहते हैं 20 क्लॉज 3 के अंदर नहीं आएगा कि अगर आप उसका अंगूठे का इंप्रेशन ले रहे हो, आप उससे सिग्नेचर ले रहे हो, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बन रहा है। ठीक है ना। ये नहीं माना जाएगा, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद सिमिलरली ये वाला केस जो दूसरे केसेस में इट वाज हेल्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ DNA टेस्ट टेकिंग अ हेयर सैंपल और वॉइस सैंपल विल नॉट अमाउंट टू कंपेलिंग एन अक्यूज्ड टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ एज सच सैंपल्स बाय देमसेल्फ आर इनॉक्यूअस and do not convey information within personal knowledge of the
अक्यूज, ठीक है ना, वो कहते हैं कि ये अलाउड है। बट जो एक्सेप्शन है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, प्लीज इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया था कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटेड विच द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड टू बी testimonial compulsory if conducted without consent and thus prohibited under article 20 सब clause 3, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ये अलाउड नहीं है, नार्को एनालिसिस नहीं अलाउड, बाकी सारा जो है वो अलाउड है, ठीक है ना। दो द एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली बार टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ जुवेनाइल्स, तो जुवेनाइल्स के अंदर वो बार नहीं करते, बट नो डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी अटैच टू अ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस बाय अ जुवेनाइल, नो मेजरमेंट इफ टेकन कैन बी यूज फॉर हिज एनी फ्यूचर रेफरेंस। तो जुवेनाइल कौन होता है? जो 18 से कम होते हैं और वो क्राइम कर लेते हैं, मतलब बच्चे होते हैं वो क्राइम जो कमिट कर लेते हैं, उनके बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द बायोलॉजिकल सैंपल ऑफ एन अक्यूज पर्सन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब ये क्यों लेकर आए? वाई द एक्ट इज देयर, ठीक है, ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है, क्यों आया एक्ट ये हमें समझना ज़रूरी है, ये इनकी ओपिनियन है, ठीक है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ये ओपिनियन है, और अगर आपने पहले वाले एनालिसिस नहीं देखे हैं तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कितने सालों के लिए रखें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वीक के जो एंड में एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर मैं एक माइंड मैप आपको बनवा दूंगी, तो वीकली रिवीजन के अंदर आई विल मेक श्योर, बिकॉज इसके अंदर इन्होंने इतना डिस्कस नहीं किया बिकॉज पहले डिस्कस हो चुका था, ठीक है ना, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम। बट अभी ये समझो कि क्यों लेके आए, क्यों अलाउ कर रहे हैं कि थंब इम्प्रेशन ले लो, क्यों अलाउ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ब्लड सैंपल ले लो, क्यों अलाउ कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि रिक्वायर्ड होता है वो इन्वेस्टिगेशन पे कंपैरिजन विद सीज्ड बॉडी फ्लूइड्स एंड फ्लड फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। सीन ऑफ क्राइम के साथ वो कंपेयर करते हैं कि फिंगरप्रिंट थे ये या नहीं थे, ये ऐसा सीमेंट मिला या नहीं, रेप सीन से वो लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली सिंस फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक इन नेचर, लेटेंट चांस फिंगर इंप्रेशन लिफ्टेड फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम आर एडमिटेड एज क्लिंचिंग एविडेंस, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल विल हैव टू बी कंसिडर्ड इन बैकग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, द डाटा प्रपोज टू बी कलेक्टेड through measurements of convicts and other does not appear to be disproportionate with the stated objectives of the act। तो वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये पुलिस वाले हैं, आर.के. विज इज अ फॉर्मर स्पेशल डीजीपी ऑफ छत्तीसगढ़, द व्यूज एक्सप्रेस आर पर्सनल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कल तक कोई एक्ट आ जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि सही नहीं है। अब सही नहीं वाले पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई इलेक्शन की रैली होनी है, ठीक है, या मान लो कोई फेस्टिवल आने वाला है और जो गुंडे लोग हैं, ठीक है, या कोई है जिसके ऊपर शक रहता है कि हाँ ये है, ये करता है, ये जो सन्नी राम जी हैं ये करते हैं सारा उल्टा काम इस जगह में, तो उसको वो अरेस्ट कर लेंगे। या फिर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसके अंदर ए के अगेंस्ट इतने ज़्यादा अच्छे सबूत नहीं है कि उसको मतलब पूरा वो कर सकें कि हाँ इसी ने ही किया है, बट फिर भी इतने सबूत है कि हाँ उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये और कुछ ना कर ले तब तक, तो इसको अंदर कर लो। तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब डिटेन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं उसको, क्यों कि वो कुछ और बड़ा धमाका ना कर दे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो लोग होंगे उनके भी वो कह रहे हैं कि वो सैंपल्स ले सकते हैं। तो सबको उससे प्रॉब्लम है कि उनके सैंपल्स क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट तो प्रूव नहीं हुआ ना कि उन्होंने कुछ ऑफेंस किया है, तो उनके सैंपल्स क्यों ले सकते हैं। ये एक मतलब जो जिनको ये एक्ट पसंद नहीं आ रहा वो, ठीक है। तो आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए, वैसे आ जाएगा कोई ना कोई अगेंस्ट वाला भी कल तक। इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, अब इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट का नाम नोट करना, द IMF has pared global growth hopes for 2022 from 4.4% projected January to just 3.6%, a sharp decline from the estimate of 6.1% from 2021, ठीक है। ये हम नोट कर लेंगे बिल्कुल। चलो आगे, ठीक है। अब ये लंबे वाला एडिटोरियल तो एक ही था। अब चेंज सिचुएशन इसमें क्या, अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज सिचुएशन अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है ना। मतलब एक तो अफगानिस्तान में तालिबान है, ठीक है ना, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है या नहीं है, बताओ मुझे, है ना अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, ठीक है। तो एक वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान है,
ठीक है ना, एक तालिबान है जो पाकिस्तान के अंदर भी सेम वो सारा उनका वो है कि जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनको चलानी चाहिए कंट्री, तो उनका नाम क्या, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, TTP। तो ये नोट कर लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। TTP बेटर नोन एज द पाकिस्तान तालिबान एंड सपोर्ट द अफगान तालिबान, इट इज बैकिंग वॉज क्रूशियल इन अफगान तालिबान रिटर्न टू काबुल। ठीक है, बट द फैक्ट दैट एन इंसर्जेंसी फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ देवबंदी मदरसा स्टूडेंट फोर्स्ड द US, the world's most powerful military, to withdraw from Afghanistan was a morale booster for TPP। वो कहते हैं TTP, वो कहते हैं कि क्योंकि US को विड्रॉ करना पड़ा अफगानिस्तान से, तो उनके लिए जो पाकिस्तान के तालिबान है उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टर था, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी। जैसे तुम लोग मोटिवेट हो जाते हो ना पढ़ते पढ़ते कि हाँ अब मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा, वैसे ही उनको भी होगा कि अब हम पाकिस्तान पे फतेह, हम जीत हासिल कर लेंगे। ठीक है ना, ये उनको लगा कि इनको पाकिस्तान वाले तालिबान को, जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अफगान तालिबान एंड द TTP मे बी टू ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर आइडियोलॉजिकली ब्रदर्स, बोथ हैव देयर रूट्स इन देवबंदी इस्लाम। ठीक है ना, रूट्स इन, क्या नोट करोगे, रूट्स इन देवबंदी इस्लाम, नोट कर लिया सबने, रूट्स इन देवबंदी इस्लाम। ठीक है, बोथ शेयर द सेम वर्ल्ड व्यू, हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव फॉर डिफरेंट जोग्राफीज। इफ द अफगान तालिबान वांटेड टू री-एस्टैब्लिश देयर इस्लामिक एमिरेट इन पाकिस्तान, द TTP वांट्स टू ब्रिंग डाउन द पाकिस्तानी स्टेट एंड एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल। तो ये क्या करना चाहते हैं, इस्लामिक रूल इन पाकिस्तान। ठीक है ना, ये करना चाहते हैं। तो इनकी बट द प्रॉब्लम विद द व्हील ऑफ जिहाद विच द पाकिस्तानीज हेल्प्ड अनलीश इनसाइड अफगानिस्तान इज दैट इट कुड ऑल्सो रोल बैक अक्रॉस द बॉर्डर। बोथ कंट्रीज शेयर अ पोरस 2500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, 2500 किलोमीटर का। तो अब ये सबको पता है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान आए हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में उनकी हेल्प करिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने उसकी मदद करी, वो भूल गए कि ये इनकी देश में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इतना तो बॉर्डर शेयर करते हैं। अर्लियर पाकिस्तान यूज्ड टू शेयर इंटेलिजेंस विद द US फोर्सेस इन अफगानिस्तान व्हिच कैरिड आउट अटैक्स अगेंस्ट द TTP। नाउ पाकिस्तान हैज टू डिपेंड ऑन द तालिबान टू क्रैक डाउन द TTP। पहले वहां पे US आर्मी थी, तो पाकिस्तान किसके साथ, US आर्मी के साथ कांटेक्ट करता था पाकिस्तानी तालिबान को डील करने के लिए, बट अब तालिबान, अफगानिस्तान वाले जो तालिबान है उससे वो करते हैं। देयर रिलेशनशिप हैज आल्सो चेंज। इफ तालिबान वाज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग इंसर्जेंसी, दे आर नाउ द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। व्हाट दे नीड इज सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन फॉर देयर regime. This change in approach was visible in Taliban's warning that they would retaliate if Pakistan carries out more cross-border strikes. ठीक है ना, तो अब वो कहते हैं उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया। पहले वो डिपेंडेंट थे, ठीक है, क्योंकि उनको कब्जा लेना था अफगानिस्तान में, अब वो रूलर्स हैं, तो अब उनको रिकग्निशन चाहिए और हेल्प चाहिए। द तालिबान आर नॉट रेडी टू डिसोन TTP एंड दे हैव ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट दे वुड नॉट रिमेन अ पाकिस्तानी प्रॉक्सी फॉर एवर। दिस पोजेस फ्रेश सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस टू द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट विच वेलकम द तालिबान्स ट्रायम्फ इन अफगानिस्तान जस्ट 8 months अगो। तो वो कहते हैं कि अब जो अफगानिस्तान में इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया था, अब ये हो सकता है कि इनके यहाँ पे ये पंगा पड़ जाए। अरे एक एडिटोरियल रह गया, वो भी बहुत मज़े से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द दिल्ली MC एक्ट डिन्यूड्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हमने कल पढ़ा था, किसने पढ़ा था मेरे साथ, फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म मतलब एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक कौन सी हमारी गवर्नमेंट है। तो हमें पता है कि एक बिल और पास हुआ है, वो कौन सा, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को यूनिफाई कर दिया गया है। ठीक है ना, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी दिल्ली की उसको यूनिफाई कर दिया है। ठीक है ना, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, ये जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस बिल को। ठीक है, उसका नाम जो था वो था दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तुम लोग उसको नोट कर लो। ठीक है ना, इसके अंदर जो है यूनिफाई हुआ 3 ट्राइफिकेटेड दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, तो ये जो है इसको वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं, क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लाइन इज दैट द अमेंडमेंट हैज़ बीन पास्ड एज इन आर्टिकल 239A। तो 239A क्या है, to make laws for the state of Delhi on any matter. The law provides that the power to determine the number of wards, extent of each ward. तो वो क्या है, पावर देता है। ठीक है ना, 239A जो है of the constitution which is provision that provides for special status to Delhi। ठीक है, क्या करता है वो, लिखेंगे हम सब स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, क्योंकि वो क्या है, कैपिटल रीजन है। ठीक है ना, तो उसके अंदर पावर्स मिलती हैं सेंट्रल को कि वो बहुत चीज़ें डिसाइड कर सकती हैं। तो हमें ये आर्टिकल का नाम, नंबर,
पता, सब कुछ याद रखना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्शियसली चोजन टू ओवरलुक पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्पेसिफिकली स्टेट दैट इट विल बी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट विल बी इम्पावर टू मेक लॉज कंसर्न विद रिप्रेजेंटेशन। तो वो सेंट्रल बोलते हैं कि ये मतलब वो है एक्सेप्शन है, ठीक है। बट यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है कि जो जब ये सेपरेट की गई थी, अलग करी गई थी, ठीक है ना, स्प्लिट करा गया था इनका, तो स्प्लिट के टाइम पे बहुत कुछ हुआ था, वो हम नोट कर लें यहाँ से, क्योंकि बड़ी अच्छी रिसर्च करके दिया हमें इन्होंने। द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज स्प्लिट इनटू 3 रीजन्स, दैट इज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। तो हम नेस्ट पढ़ते हैं या नहीं, चिड़िया का नेस्ट, तो यहाँ पे टी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, कौन सी यूनिफिकेशन हुई है, नेस की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, ठीक है। इन 2011 आफ्टर मच डेलिब्रेशन, अब कौन से साल में हुई थी ये, हमें बहुत इंफॉर्मेशन में 2011 में स्प्लिट हुआ था। 2011 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, स्प्लिट हुआ था, ठीक है। द स्प्लिट अप क्यों हुआ था, अब थर्ड पॉइंट मिल रहा है हमें, बालाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट 1987 में आई थी, विच वॉज बॉल्स्टर्ड इन द 2001 वीरेंद्रा प्रकाश कमेटी रिपोर्ट। As 7-member Delhi Legislative Assembly panel was set up in 2001 to study the recommendations suggested by since the recommendations had the processed by the central government had to be processed, another committee was constituted chairmanship of Ashok Pradhan to study the issue। तो ये मतलब ये split का issue, ये एक कमेटी, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों के नाम नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मतलब ये कमिटीज़ बनाई गई, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत अकल से जो था इनको स्प्लिट किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत किया गया है। तो वो कहते हैं कि बहुत फेमस केस है स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर क्या कहा गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेटेड अ फेडरल बैलेंस वेयर इन इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टेन रिक्वायर्ड डिग्री इज एश्योर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब जिन बच्चों को फेडरलिज्म का मतलब नहीं पता है वो समझ लो, इधर आ जाओ, यहाँ पे कहीं जगह ढूंढते हैं हम। फेडरलिज्म का मतलब होता है, कहाँ पे कहीं पे कोई ऐड नहीं दी हुई, चलो ये हमारे पास पेज आ गई। देखिए फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरल होती है एक, और एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, कि एक तो फेडरल होते हैं, फेडरल में क्या है, हमारे यहाँ पर एक तो दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है ना, वो सारी, उनको किसकी टेंशन है, पूरे इंडिया की टेंशन है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सारे इंडिया का ध्यान रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कहीं और ये तो है ही है, और जो ये अलग अलग स्टेट्स बनी हुई है वहाँ पे भी गवर्नमेंट्स है, ठीक है ना, वो हर स्टेट की उनको टेंशन है, ठीक है ना। पंजाब वालों को पंजाब की है, दिल्ली वालों को दिल्ली की है, हरियाणा वालों को हरियाणा की है ना। तो सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है, इसको बोलते हैं फेडरल, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल, मतलब अलग अलग पावर है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ काम करना है, ठीक है ना। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब सिर्फ सेंटर यूनियन गवर्नमेंट हो, एक ही सरकार हो जो पूरे देश को संभाल रही हो, अलग अलग स्टेट्स को में कुछ ना हो जिनको पावर मिल जाए, ठीक है। क्लियर हो गया फेडरल और यूनिटरी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो कोर्ट ने ये वाली जजमेंट दी थी एनसीटी ऑफ दिल्ली वाली, उसके अंदर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब यहाँ पे दिल्ली को, एज अपोज टू सेंट्रलिज्म अ बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर मैंडेट्स दैट द यूनियन डज नॉट अनसर्व ऑल पावर्स एंड स्टेट एंजॉय फ्रीडम विदाउट एनी अनसॉलिटेटेड इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि स्टेट्स को फ्रीडम देना होगा, ये नहीं होगा कि सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट खा जाए, ठीक है ना। अब जैसे दो बहन भाई होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, मम्मी उसको क्या कहते हैं कि बेटा शेयर करना। जो घर में चॉकलेट्स आती हैं, वो कैडबरी का डब्बा आता है, तो जो बड़े बहन भाई होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो हड़पने की कोशिश करते हैं कि हम खा जाए सारी चॉकलेट, छोटे बहन भाई को नहीं देते, ठीक है ना। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी उसको डिवाइड कर देती है, फिर भी दोनों बहन भाइयों में से एक जो चालाक होता है वो दूसरे वाले की चॉकलेट खा जाता है ना। तो वैसे ही मम्मी क्या बोलते हैं कि बेटा एक दूसरे की जो डिवीजन है उसको रिस्पेक्ट करो। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो उसके पावर्स हैं, तो आज़ादी दो थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट को। इट वॉज मेड क्लियर इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट द एड एंड द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वुड बाइंड द डिसीजन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन मैटर्स वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट। अब क्या है ना कि दिल्ली जो है वो एक कैपिटल सिटी है, इंडिया की कैपिटल है,
ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ पावर्स चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है क्योंकि ये कैपिटल सिटी है हम सारी की सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, ये एक एक्सेप्शन है। तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ऐसे कैसे नहीं दे सकते, इनमें ऐसे ही लड़ाई चल रही है पिछले बहुत सालों से, और पिछले साल तो बहुत ही अच्छी लड़ाई हुई इनकी। नो डाउट द अमेंडमेंट टू द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 will lead to further litigation on the aspect of sharing powers between state of NCT Delhi and the central government. The interference, तो वो कहते हैं कि this is against federalism, ठीक है ना। चलो कर दिया। और अब इसके अंदर फेवर की बात कर लेते हैं। तो अमित शाह कहते हैं कि हमने इसलिए यूनिफाई किया है, होम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो कहते हैं कि हमने इसलिए यूनिफाई किया है बिकॉज जो दिल्ली की सरकार थी वो बड़ी स्टेप मदरली, मतलब जैसे जो फादर दूसरी शादी कर लेते हैं और पहली शादी से भी बच्चे होते हैं, तो जो दूसरी माँ आती है वो पहले माँ के बच्चों को ढंग से नहीं रखते, तो वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट कर रही थी इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ, उन्होंने ये बोला है, ठीक है ना। चलिए, मतलब ये चल रहा है। अब नफ्ताली बेनेट कौन है? नफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ ही बहुत बुरा हो गया, उनके पास से ना थोड़ी पावर चलेगी। तो पढ़ लेते हैं। नफ्ताली बेनेट, इजराइल प्राइम मिनिस्टर, वॉज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फॉर 3 days इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इन्वाइटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को बोला मैंने। ही वॉज सपोज टू कम टू सेलिब्रेट 30 years ऑफ इंडिया इजराइल बायलैटरल रिलेशंस। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि एक तो जी इजराइल के पीएम कौन है, तो ये नाम याद हो जाएगा, नफ्ताली बेनेट। यार इतना अच्छा नाम है, नफ्ताली बेनेट नफ्ताली बेनेट उनका नाम है। और इंडिया और इजराइल के बायलैटरल रिलेशंस को 30 years हो गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, which country India is celebrating 30 years of bilateral relations? Israel, China, US, UK। तो हम क्या लिखेंगे? इजराइल। His visit was postponed because उनको बेचारों को COVID-19 हो गया, तो वो नहीं आ पाए। तो देखते हैं अब कब आते हैं। There are 2 serious event making his likely। तो क्या हुआ, उनकी जो पावर है वो चली गई है, मतलब मेजोरिटी है, मतलब अब क्या है, वो अगर उनको कोई लॉ पास करना है ना तो वो लॉ नहीं पास कर सकते, बस प्राइम मिनिस्टर है नाम के, ठीक है ना। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इज मेजोरिटी इन पार्लियामेंट लास्ट वीक एंड देयर इज अ न्यू फेज ऑफ वायलेंस इन इजराइल, मेकिंग इजराइल इनसिक्योर ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम स्टैबिंग और सिटिंग इन अ कॉफी हाउस और बार। तो इजराइल में बहुत ज़्यादा पैलेस्टाइन के द्वारा अटैक्स किए जा रहे हैं। नफ्ताली बेनेट इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज पोजिशन एज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे किन्होंने उनका साथ छोड़ा? इद्दित सलमान, अ लॉ मेकर फ्रॉम यामिना पार्टी, उन्होंने इनका साथ छोड़ा। तो इसकी वजह से इनके पास जो लोग इनके साथ थे वो कम हो गए। तो वो क्या कह रहे हैं, रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं? वॉज द विप ऑफ द कोलिएशन लेफ्ट द गवर्नमेंट। यहाँ पे पता चल रहा है बिकॉज शी फील्स दिस गवर्नमेंट इज हार्मिंग द जूइश आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड इज नॉट लॉयल टू द राइट विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है ना, वहाँ पे वो कहते हैं कि वो जो जूस हैं उनको वो हार्म कर रहे हैं, वो तो सही नहीं है, तो इसलिए मैं इनका साथ नहीं दूंगी। तो पैलेस्टाइन द्वारा जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। सेंसिटिव इशू ऑफ दैट इज द इमीडिएट चैलेंज वहाँ की गवर्नमेंट जो फेस कर रही है, ठीक है ना। तो नफ्ताली बेनेट जो है वो वहाँ के पीएम है। 30 years हो गए इंडिया और इजराइल के बायलैटरल रिलेशंस को, ठीक है, और वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी लूज हो वो कर गए, मतलब वैसे पीएम रहेंगे बट लॉ पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बड़ी नई चीज़ पढ़ी मैंने जो मैं आप लोगों को भी पढ़ाना चाहती हूँ, मिस्टेकन डिसीजन। क्या मिस्टेकन डिसीजन? द तेलंगाना गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्क्रैप द 1996 ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 2 reservoirs, Osman Sagar and Himayat Sagar, which providing the drinking water to the entire city for close to 8 decades, has drawn flack, मतलब criticism फ्रॉम इन्वायरमेंटलिस्ट एंड लेक एक्टिविस्ट। क्या किया है? स्क्रैप ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन। तो 1996 में क्या ऑर्डर पास किया था? इन 2 लेक्स को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर पास किया था, और अब वो क्या वापस ले लिया। द गवर्नमेंट कंटेंशन दैट द ऑर्डर फेमसली नोन एज जियो 111, तो ये कहाँ का है? तेलंगाना का। तो आपको याद रखना है ये, और इन लेक्स के नाम याद रखने हैं। 1996 में इनको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर पास किया था। बिकम रिडंडेंट नाउ, तो ये इस ऑर्डर को जो प्रोटेक्ट कर रहा था उसको क्या नाम है? जियो 111, जियो, ठीक है ना। जियो हम वैसे लिखते हैं, ये वाला जियो। अरे मेरा जियो चल नहीं रहा है, रेड लाइट आ रही है जियो के अंदर, पता नहीं क्यों, ठीक है। डज नॉट ड्रॉ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्विन लेक्स एनी मोर इज बीइंग चैलेंज बाय एक्टिविटीज, ठीक है ना। बिकम रिडंडेंट नाउ एज द सिटी डज नॉट ड्रॉ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्विन लेक्स एनी मोर इज बीइंग चैलेंज बाय एक्टिविस्ट हु से द मूव इज इंटेंडेड टू बेनिफिट रियल एस्टेट, ठीक है ना। तो अब लोग वहाँ से पानी नहीं ले सकते, तो वो कह रहे हैं रियल एस्टेट मतलब जो ये बिल्डिंग बनाते हैं, जो फ्लैट बनाते हैं, विला बनाते हैं बड़े बड़े, वो। द कंटेंशियस ऑर्डर, मॉल वॉल वालों को भी रियल एस्टेट ही कहते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं। द कंटेंशियस ऑर्डर इशूड इन द जॉइंट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रोहिबिटेड
polluting the industries, major hotels, residential colonial, other establishment in catch. तो वो अलाउ नहीं करते थे कि लेक के अराउंड 10 किलोमीटर फ्रॉम द फुल टैंक लेवल, ठीक है, तो कि वो आए। तो अब ये ऑर्डर जो है वो तेलंगाना ने वापस ले लिया है। तो जूलियन असांज के बारे में हम थोड़ी उनकी स्टोरी पढ़ लें। क्यों क्यों क्या किया था उन्होंने, क्यों भाग रहे हैं वो यूएसए से, यहाँ से पढ़ लेते हैं। वॉट डिड मिस्टर असांज डू, क्या किया उन्होंने। ऑन April 5, 2010 a 39-minute वीडियो वॉज रिलीज बाय अ वेबसाइट कॉल्ड wikileaks.org, ठीक है। तो 2010 याद कर लो, 2010 के अंदर ऐसा हुआ। वेबसाइट का नाम wikileaks.org that showed gun sight footage of 2 US AH-64 Apache helicopters in action during the Iraqi insurgency against the US occupation in 2007. The video showed that the helicopter crew firing indiscriminately and killing civilians, and two Reuters war correspondents. For nearly 3 years, Reuters had sought access to this video that would have shed light on the killing of its correspondents by the US Freedom of Information Act but had failed. तो वहाँ पे क्या, ईरान के अंदर गोलियों से उड़ा रहे थे सिविलियंस को, कौन, यूएस, जो आज ह्यूमन राइट्स का रोना रोता है रशिया के लिए। मतलब देखो, हर कंट्री ने कुछ गलत किया है, और फिर जब दूसरा करता है तो मतलब सब गलत करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मतलब और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी उड़ा दिया गया था, वो वीडियो लीक कर दी, तो अब पकड़ेंगे ना यूएस वाले, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही है। द रिलीज ऑफ द वीडियो बाय विकीलीक्स वॉज मेड पॉसिबल बाय द लीक ऑफ नियरली 4 लाख डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द इराक, ठीक है ना। वीडियो लीक्स कैसे हुई थी, नियरली 4 लाख डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द इराक वॉर लॉग फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डाटाबेसेस बाय इंटेलिजेंस एनालिस्ट ब्रैडले मैनिंग, हु लेटर रेफर टू हरसेल्फ एज चेल्सी, who acted as a whistleblower. Mr. Manning had copied these files into a CD-ROM and uploaded them on WikiLeaks Dropbox. ले भाई, ठीक है ना। तो क्या किया उन्होंने, ये वीडियो जो थी वहाँ पे अपलोड कर दी। विकीलीक्स promptly released the war logs which were published by a host of media organization exposed human rights abuses by occupation forces beside the increased fatality counts in Iraq. तो ये इराक में हुआ, ठीक है। ऐसा कहाँ पर हुआ, इराक में हुआ। मैंने ईरान बोल दिया था ना गलती से, नहीं, ये इराक में हुआ था ऐसा 2010 के अंदर। तो ये वाली जो स्टोरी है, ये वाली यहाँ से, ये वाली जो स्टोरी है, ये नोट करनी पड़ेगी। बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट स्टोरी है, अच्छी तो नहीं है यार, मतलब बुरी है, ऐसे लोग मार दिए, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ सेवरल न्यूज स्टोरी हुई। मिस मैनिंग लीडिंग टू पब्लिक एक्सपोजर ऑफ द वेज लाइफस्टाइल एटीट्यूड्स ऑफ एलीट इन वेरियस कंट्री। द विकीलीक्स मॉडल यूजिंग cryptographic tools to protect sources and allowing for anonymous leaks of sensitive information that could be in public interest to be published suddenly brought forth a new model of extensive investigative journalism into areas that were relatively shielded from public eye. तो क्या हुआ, हर जर्नलिस्ट, मतलब यहाँ पे भी होता है ना, जर्नलिस्ट ने मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को जन्म दिया, जहाँ पे जर्नलिस्ट जो थे वो सिर्फ न्यूज़ नहीं बता रहे थे, वो किसी अगर कुछ हो रखा था तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने गए। लेटर WikiLeaks also published that presidential candidate, अब ये सेकेंड स्टोरी है। Later WikiLeaks also published then presidential candidate and former Secretary of State Hillary Clinton's aide John Podesta's email before the 2016 presidential elections. While the WikiLeaks portal was maintained and sustained by hundreds of volunteers, the site was represented publicly by its founder and director Julian Assange. What are the charges brought against by the US government? Barack Obama began investigation of the Manning leaks, and Miss Manning was convicted by the court-martial in July 2013 for violating the Espionage Act and underwent rigorous imprisonment. उस बेचारी को तो जेल हो गई, अब इसको जेल में डालने हैं लोगों ने, ठीक है ना। तो ये हुआ, ये स्टोरी है, पता चल गई स्टोरी। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। नाउ निर्मला सीतारमन हैज अर्ज्ड IMF टू असिस्ट श्रीलंका। तो श्रीलंका कितने का लोन मांग रहा है, श्रीलंका के $51 बिलियन का पेमेंट मतलब डेट है उसके ऊपर, सीकिंग $4 बिलियन बेल आउट पैकेज फॉर दिस ईयर फ्रॉम IMF। कितने का, $4 बिलियन, ठीक है ना, $4 बिलियन। IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। वॉर में डोमिनिक जो बोरिस जॉनसन है वो इंडिया आ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि किस बारे में बात करी जाएगी। वो कह रहे हैं कि इंडिया को वो लेक्चर तो देंगे नहीं यूके रशिया के बारे में, खालिस्तानी एलिमेंट्स पे बात हो सकती है। क्यों, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है यूके से, उसके बारे में बात हो सकती है कि ऐसा कैसा यूके अलाउ कर सकता है। खालिस्तानी कैंपेन कि पंजाब जो है उसको खालिस्तान
बना देना चाहिए ये कैंपेन। पीएम लॉन्चेस न्यू प्लान्स इन गुजरात ट्राइबल एरियाज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ लॉन्च कर लिया। जजेस मस्ट बी अरे ये भी पढ़ेंगे हम, चलो 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 फटाफट से कर देंगे आज की न्यूज़ ना, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर मुझे मतलब और भी काम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड एट ओवर ₹20,000 करोड़ इंक्लूडिंग अब ये देखो 20,000 करोड़, ठीक है। लोकोमोटिव क्या किया है, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब ये ट्रेन का सामान होता है लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ पर आया है, गुजरात के अंदर आया है, ठीक है। चलो आगे, ट्राइबल बेल्ट ऑफ दाहोद एंड पंचमहल कहाँ पर आया है, दाहोद एंड पंचमहल, लिख लिया, ठीक है। He laid the foundation stone for a project for to manufacture 9,000 HP electric locomotives in the Hod district, ठीक है। He said it was his dream, ठीक है, ये तो ठीक है, फिर ड्रीम तो ठीक है, बट जो सेट करे वो नोट कर लो। Projects worth more than 22,000 crore for the Hod and have been, ये भी नोट कर लो, have been inaugurated today, ठीक है। Talking about locomotive unit, he said the colonial era steam locomotive workshop would now be an impetus for make in India. Now, according to details shared by Railways, the refurbished workshop would manufacture broad gauge electric locomotives for Indian Railways and standard gauge electric locomotive for export market, ठीक है। ये भी नोट कर लो कि भाई कुछ एक्सपोर्ट होगा, कुछ इम्पोर्ट होगा। एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट मतलब हम बचपन में ना जो भी कोई कुछ को भी किसी कोई भी स्कूल में आता था ना, अगर किसी को बहुत अपना दमदमा दिखाना होता था, दबदबा, तो वो कहता था ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है। तो इम्पोर्ट मतलब बाहर से आना, एक्सपोर्ट मतलब हम भेज रहे हैं बाहर, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो बढ़िया है, ठीक है। मिस्टर मोदी रिमाइंडेड ऑडियंस दैट ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल गुजरात फॉट colonial rulers ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ही सेड न्यू साइंस एंड मेडिकल कॉलेजेस वुड बी सेट अप इन ट्राइबल, ठीक है। जब सेट होंगे तब पता चलेगा। अभी ये हुआ है, ये पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई हो जा, अभी अभी हमने ये पढ़ लिया, जजेस मस्ट गिव रीजंस फॉर बेल डिसीजंस। तो इसमें क्या हुआ था कि एक रेपिस्ट था, उसको बेल दे दी गई, एक रेपिस्ट था उसको बेल दे दी गई, ठीक है ना। और वो और भी बहुत सारे ऑफेंसेस में था। राजस्थान हाई कोर्ट ने किया ये, है ना, हाँ राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो पढ़ लेते हैं। जजेस आर ड्यूटी बाउंड टू गिव रीजंस फॉर ग्रांटिंग और डिनाइंग बेल स्पेशली इन केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस ऑफेंसेस एंड हार्डन्ड क्रिमिनल्स। हार्डन्ड क्रिमिनल्स कौन होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे क्राइम्स करे होते हैं, जैसे मर्डरर हो गया, रेपिस्ट हो गया, कि उनको अगर बाहर भेज दे तो वो और क्राइम कमिट करके आ जाएंगे, ठीक है ना। हार्डन्ड क्रिमिनल्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। क्रिप्टिक बेल ऑर्डर्स, वो कहते हैं कि रीजन दो, बेल का मतलब कि किसी को जेल में डाल दिया, ठीक है ना। अब उसको कोर्ट ने कहते हैं इसको बाहर आने दो, तो मतलब उसकी बेल हो गई, ठीक है ना। वो कहते हैं ऐसे ही नहीं, बाहर आने दो, रीजन भी दो कि क्यों आने दे रहे हो। AK सूद इज द न्यू प्रिंसिपल चीफ एडवाइजर। चलो बच्चों ये नोट कर लो, AK सूद, यार AK सूद तो तुम्हारे कोई अंकल आंटी का नाम होगा, बहुत इजी है। अजय कुमार सूद हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट, अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर, ठीक है। पर्सनल मिनिस्ट्री छोड़ो, यहाँ तक का ये नोट करना है तुम्हें। ही सक्सीड V विजय राघवन, ये भी नोट करना है, ठीक है। ही इज मेंबर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। बस हमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 तक नहीं अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, फिर हम वो पढ़ेंगे। स्टेट सेट फॉर मोदीज विजिट टू JNK, जो मोदी जी हैं वो JNK विजिट कर रहे हैं। आर्टिकल 370 को उड़ाने के बाद पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जल्दी स्टेटहुड मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ऑन द ओकेजन ऑफ, अरे भाई आ जा, ये भी ना मेरी स्क्रीन थोड़ा शर्मा जाती है, रूस्ट। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायत राज डे, अरे यार ये इंपॉर्टेंट है, देखो अब ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायत राज डे मिस्टर मोदी विल एड्रेस ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव्स इन जम्मू। चलो ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कब, पंचायती राज डे पे, ग्रास रूट लेवल मतलब जो पंचायत के लेवल है, गाँव के लेवल के लोग हैं उनको एड्रेस करेंगे, ठीक है ना, उनको एड्रेस करेंगे नरेंद्र मोदी। विजिट April 24 को, तो April 24 को कौन सा डे होता है, पंचायती राज डे। ये इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तुम्हें डेज आते हैं ना, फिर तुम कहते हो ये कैसे याद करें हम। मिस्टर मोदी इज एक्सपेक्टेड टू मीट इन्वेस्टर्स फ्रॉम UAE, ये देखेंगे कि वो किसको कब क्या मिलते हैं, तो वो हमें तब पता चलेगा। 24 मई को क्या है, कौन सा डे है, पंचायती राज डे। 24 देखो 24 घंटे होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और अप्रैल में अप्रैल फूल भी बनाते हैं,
ठीक है। तो 24 घंटे अप्रैल में पंचायती राज को पहले पावर्स नहीं दी हुई थी, बहुत पहले पावर्स नहीं दी हुई थी, उनको फूल बनाया हुआ था जो पंचायत थी, बट अब दे दी हैं। तो 24 अप्रैल को जब पावर्स दी गई, उनको कहा कि बहुत सालों बाद आपको बहुत सारी पावर्स देते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है ना। 1 अप्रैल को क्यों नहीं दी? क्योंकि 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल बनाते हैं, वो कहते हैं 24 दिनों बाद बहुत कम हो जाता है अप्रैल फूल बनाना, तब हम पावर देते हैं। बहुत ही घटिया स्टोरी थी, बट तुम याद कर लो यार, 24 अप्रैल को पंचायती राज डे होता है, ये पेपर में आएगा पक्का। 6 स्कॉर्पियन टेक्स टू वाटर, एक और डिफेंस की न्यूज़। तुम देख रहे हो डिफेंस की कितनी न्यूज़ आ रही है, और ये न्यूज़ ही पेपर में टपकेगी, फिर तुम्हें पता होना चाहिए। फटाफट से पढ़ लेते हैं। द सिक्स्थ एंड द लास्ट ऑफ द फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वर्कशीर वॉज लॉन्च इन टू वाटर एट मैजागॉन डॉक्स इन मुंबई। अब क्या होता है, तुम्हें ये सारे पॉइंटर्स क्यों याद करके जाने, तुम सब याद करके जाते हो, तुम ये नहीं याद करते कहाँ पे लॉन्च करी गई थी। और पेपर में ये आ जाता है कि अच्छा बताओ कि INS वर्कशीर जो कि फ्रेंच स्कॉर्पियन है, क्लास सबमरीन है, वो कहाँ पे लॉन्च करी गई थी। अरे तुम कहते हो कि भैया तुम्हें ये पूछने की जरूरत क्या थी, इसलिए तुम्हें सब याद करके जाना होता है कि ये फ्रेंच स्कॉर्पियन है, ठीक है, ये एक सबमरीन है। सबमरीन जो पानी के अंदर बिल्कुल अंदर चली जाती है, ऊपर इसकी शक्ल भी नहीं दिखती, वो सबमरीन होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्रेंच स्कॉर्पियन है, ठीक है, फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, INS वर्कशीर। और ये कहाँ पे लॉन्च करी गई, तो लिखोगे लॉन्च्ड इन माजागॉन डॉक्स इन मुंबई, ठीक है। The sixth submarine will now commence setting up of work of various equipment and their harbor trials. The crew will thereafter sail the submarine for the rigorous sea acceptance, ठीक है ना। तो ये 6th सबमरीन है। तो ये कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा था, कोई तो प्रोजेक्ट होगा ना जिसका हिस्सा है, तो वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द INS वर्कशीर वॉज लॉन्च बाय वीना अजय कुमार इन कीपिंग विद द नेवल ट्रेडिशन ऑफ लॉन्च एंड नेमिंग बाय अ वुमेन, ठीक है ना। तो ये वुमेन के द्वारा लॉन्च करी गई ये ट्रेडिशन है, ये भी नोट कर लो। द 6 सबमरीन, अब ये 6th सबमरीन है, क्या है ये 6 सबमरीन है, कौन से प्रोजेक्ट की 6 सबमरीन है, ये भी पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट 75, कितनी बिल्ट होनी थी सबमरीन प्रोजेक्ट 75 में, 6। द मैजागॉन डॉक्स अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम नेवल ग्रुप एज पार्ट ऑफ $3.7 बिलियन डील साइंड इन अक्टूबर। ये डील नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब इन्होंने बनाई है टेक्नोलॉजी, किसी और से ली थी, ठीक है। कितनी डील हुई, मार्च, एक मिनट रुको, 2005 के अंदर डील हुई थी। INS कालवारी, वाई दिस कोलावेरी, ठीक है, कोलावेरी लिखते हो तो यहाँ पे ये जो ए है ये यहाँ पे ले आओ, और ये क्या हो जाएगा, कालवरी, ठीक है ना, कोलावेरी से कालवरी, ठीक है। वॉज कमीशन इन December 2017, कांधारी इन September 2019, वगीर इन 2020, वगीर और वजीरा सही नहीं लग रहा है, करांच इन 2021, वेला इन 2020। देखो यार तुम किसी का भी नाम भूल जाना, पंजाबी में वेला का मतलब पता है, होता है जो फ्री बैठा रहता है, वेला, ठीक है। INS वगीर इज अंडरगोइंग sea trials now. The Navy has drawn up plans to install on-air independent propulsion module in all the Scorpions as they go for refit beginning in with INS। तो ये नोट कर लो क्या लग रहा है इसमें, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है ना। Development of an indigenous AIP module by the Defense Research Organization Development Organization is in advanced stage. The tender to build 6 more advanced conventional submarines under Project 75I in respect for proposal stage. In the request for proposal stage, the Navy has 30-year submarine building program. After the P75, it intends to deal and build conventional submarines indigenously, ठीक है ना। तो एक और 75I जो है वो प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है ना। जो डिफेंस की न्यूज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेवी चीफ अनवेल्स जॉइंट नेविगेशन चार्ट इन मालदीव्स, ठीक है ना। तो ज्वाइंट इन हिज फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप चीफ सिंस टेकिंग ओवर द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमायरल R. Hari Kumar during a 3-day visit to the Maldives unveiled the first navigation chart jointly produced by 2 countries and handed over hydrography equipment to consolidate the capabilities of Maldivian national forces, ठीक है ना। ये करा है वहाँ पर, ये पूरा का पूरा नोट कर लो। हाइड्रोग्राफिक सर्वे अंडर MOU, INS सतलुज इज डिप्लॉयड टू मालदीव फॉर अंडरटेकिंग जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे अंडर द MOU ऑन हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। ये नोट कर लिया मालदीव्स के साथ, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं।
अब मेरे ख्याल से न्यूज़ है। सुडोको पुलिस एक्शन इन श्रीलंका, वहाँ पे इन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उनके ऊपर गोलियां चला दी, ह्यूमन राइट्स वॉयलेट कर दिए, श्रीलंका ने वॉयलेट कर दिए, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है उसको कह रहे हैं कि तुम हट जाओ, प्रेसिडेंट कहता मैं नहीं हटूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे रशिया टेस्ट न्यूक्लियर केपेबल सरमाट बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो ये मिसाइलों के नाम होते हैं ये तुम्हें याद रखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ये नाम याद रखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो नोट करो, 1 मिनट। हाँ, मैं ना एक चीज़ सर्च कर रही हूँ। हाइड्रोग्राफिक का मतलब होता है साइंस दैट मेजर्स एंड डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ नेविगेबल पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है ना, हाइड्रोग्राफिक जो हमने वो मॉलडीव्स वाला पढ़ा था कि वो देख रहे हैं कितना नेविगेट कर सकते हैं, वो सारी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, रशिया टेस्ट न्यूक्लियर केपेबल सरमाट बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर केपेबल है, मतलब न्यूक्लियर का सामान उठा सकती है ये टेस्ट करा है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा तेज़ है कि दूसरों को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसी थी हमने न्यू एडिशन जो है would give Moscow enemy something to think about. The truly unique weapon will strengthen the combat potential of armed forces. ठीक है, तो ये इन्होंने बोला, तुम्हें नाम याद रखना है। सरमाट, सम्राट होता है, सम्राट होता है, तो सम्राट, 1 मिनट रुको, हम पढ़ ही लेते हैं। सम्राट अगर हम लिखते हैं सम्राट, ठीक है ना, सम्राट, ठीक है ना, ये सरमाट। अरे यार, आर और एम को ना उल्टा पुल्टा कर दो, सम्राट, आर और एम को उल्टा पुल्टा, सरमाट। क्लियर है, याद हो जाएगा। गवर्नमेंट टू ट्वीक ई कॉमर्स पोर्टल रूल्स, तो ये जो अमेजोन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करता है, अब उसको इंडिया में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स जो रूल्स है, ई कॉमर्स क्या होता है, जो ये वेबसाइट्स होते हैं जो चीज़ें बेचती हैं, इनको कह देते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इज सेट टू bring up revised e-commerce rules including amendments that would press operators of online marketplace to ensure algorithmic fairness by removing the advantage that many of these entities give to sellers wholly or partially owned by them, and thus provide a level playing field for small businesses. अब क्या होता है, मान लीजिए अमेजोन है, ठीक है ना, अमेजोन है, अमेजोन ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या अमेजोन खुद कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ बनाता है, तो क्योंकि अमेजोन की वेबसाइट है, amazon.com पे जाओगे तो वो जो खुद बना रहा है या जिसमें उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो चीज़ वो पहले दिखा देगा। ठीक है ना, तो ये अब वो नहीं कर सकता। द ई कॉमर्स रूल्स वो फर्स्ट नोटिफाइड इन जुलाई 2020। ठीक है, अब थोड़े और चेंजेस लेकर आ रहे हैं, दिखा दो। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, citing the case of Amazon asserted that instead of acting as a mere bridge between the buyer and the seller, the e-commerce firm was indulging मतलब हिस्सा ले रही थी इन प्रैक्टिसेस दैट वर अ ग्रॉस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं कि ये तो एक ब्रिज है, किसके बीच में, बायर के बीच में और सेलर के बीच में। ये अपना अमेजोन फ़ायदा कैसे सोच रही है, ये गलत है, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेसेस को बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यूज ऑल्सो कम अंडर द क्लॉज गिवन देयर इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर चॉइस, पोर्टल वुड हैव टू डिस्क्लोज द रैशनल फॉर द रेटिंग फीचर एंड रिव्यूज वुड हैव टू बी स्क्रीन टू इंश्योर दैट दे वर नॉट बॉट जनरेटेड सो एज टू प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत, उनको ये चीज़ें भेज देते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, वो वेरीफाइड यूजर बायर भी बन जाते हैं उनको, जो क्योंकि वो चीज़ें वो बाय करते हैं। तो पता क्या करते हैं लोग, जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारी चीज़ें खरीदो, हम आपको वो पैसे देंगे जब आप हमें जो चीज़ें खरीदोगे, तो वो वेरीफाइड बायर बन गया और फिर उनको एक रिव्यू लिखना होता है, तो ये भी बंद हो जाएगा। इंडिया वीट फेसेस हाई फ्रेट कॉस्ट क्वालिटी चेक्स, तो इजिप्ट में जो है अब इंडिया की वीट एक्सपोर्ट होगी, तो वो कह रहे हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम चेक करके सब कुछ, इनको सही भेजना पड़ेगा सब कुछ, तो क्वालिटी चेक्स बढ़िया जैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, और इसी बात पे हमारा जो ये एनालिसिस है वो समाप्त होता है। सॉरी, आज 6 बजे एनालिसिस नहीं हो पाया। चलिए पतंजलि पे ही लिख देते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल बटन हिट कर दीजिए ताकि आपको आपका न्यूज़ एनालिसिस कभी भी मिस ना हो। ठीक है ना, वीकेंड पे हम करेंगे MCQs की रिविजन और मंथ एंड में भी करेंगे। तो बट न्यूज़पेपर एनालिसिस हर रोज़ अगर समझोगे, हर रोज़ पढ़ोगे, तो तुम्हारा जो वीकली टेस्ट है उसमें तुम बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना, चलो अब इसी बात पे कहते हैं बाय बाय।